यूनिट 4 है और इसका नाम है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इसके लक्ष्यों को अचीव करने के लिए हमें कुछ ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत है, और जो डिफरेंट लेवल पर डिसेंट्रलाइज्ड हैं, जैसे नेशनल लेवल पर, स्टेट, फिर डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, क्लस्टर। सबसे पहले नेशनल लेवल पर जो स्ट्रक्चर बनाया गया है इसके लिए, जिसका नाम है NCERT, NCERT के बारे में स्टडी करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एट नेशनल लेवल, NCERT फ्रॉम 1954 के बाद क्या हुआ, NCERT वर स्टार्टेड इन इंडिया सच एज, बहुत सारे 1954 के आसपास बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस को इस्टेब्लिश किया गया। उनमें क्या क्या है, जैसे कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ टेक्स्ट बुक रिसर्च 1954, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस 1954, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बेसिक एजुकेशन 1956, नेशनल फाउंडेशन एजुकेशन सेंटर 1956 में, ऑल इंडिया, यहाँ ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, पहले इसका नाम था ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, जिसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया डायरेक्टरेट ऑफ एक्सटेंशन प्रोग्राम के नाम से, ये 1959 में बनी। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑडियो विजुअल एजुकेशन, इस तरह के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन बनाए गए। 1961 में नेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया, जिसका क्या नाम था, NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसे कब बनाया गया, तो इसको 1 सितंबर 1961 में दिल्ली में बनाया गया। द मेन फोकस, इसका मेन फोकस क्या था, इसका मेन फोकस था क्वालिटी प्रोवाइड कराना स्कूल एजुकेशन को, इसके बाद प्रोवाइड कराना, जो गवर्नमेंट है हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, उन दोनों को असिस्टेंस प्रोवाइड कराना इसका काम था। इन दोनों ही लेवल पर एकेडमिक मैटर्स को देखना, और जो भी MHRD जो भी पॉलिसीज़ बनाती है उसको इम्प्लीमेंट करने में और फॉर्मुलेट करने में एक्सपर्टीज़ का काम करता है कौन, NCERT। NCERT has a general body represented by all state ministers of education and eminent educationists and teachers। तो जो NCERT की जनरल बॉडी है उसमें स्टेट मिनिस्टर्स आते हैं, उसमें बहुत सारे एजुकेशनिस्ट आते हैं, टीचर्स आते हैं, इसके बारे में हम पूरा आगे पढ़ेंगे। NCERT हैज़ 4 एम्स, NCERT के 4 एम हैं। अब जनरली ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कितने एम NCERT के, तो इसमें जैसे 4 गिवन है तो हमें ध्यान रखना है कि 4 गिवन है। इम्प्रूव करना एजुकेशन को, टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, स्प्रेड करना एजुकेशन को, और एजुकेशनल प्रॉब्लम को जो स्कूल एजुकेशन में फेस की जा रही है हमारे देश में, उन सभी को सॉल्व करना। अब बहुत सारी बॉडीज़ हैं जो हेल्प करती हैं NCERT को इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो सबसे पहले उसमें है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, जो कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये भी नई दिल्ली में। पंडित सुंदरलाल शर्मा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ वोकेशनल एजुकेशन, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कहाँ पर है, भोपाल में। फिर जैसे NIE है नेशनल लेवल पर जो इंस्टीट्यूट है एजुकेशन का, वैसी रीजनल इंस्टीट्यूट भी हैं। क्या है, रीजनल इंस्टीट्यूट्स भी हैं, जो कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं, अजमेर में, भोपाल में, भुवनेश्वर में, मसूरी और शिलोंग। तो इन 5 जगह पर रीजनल इंस्टीट्यूट भी बनाए गए हैं एजुकेशन के, अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मसूरी और शिलोंग। अब जो NCERT है, NCERT की जो मेन गवर्निंग बॉडी है वो इसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है, और जो NCERT की जो जनरल बॉडी है उसका जो प्रेसिडेंट है वो कौन होता है,
वो यूनियन में जो MHRD का जो MHRD जो मिनिस्टर है, MHRD का अब नया नाम एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। तो इनका जो हेड होगा इसका जो मिनिस्टर होगा वही प्रेसिडेंट होगा NCERT की जनरल बॉडी का। आई रिपीट, NCERT की जनरल बॉडी का जो प्रेसिडेंट होगा वो MHRD का मिनिस्टर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है, अब जो जनरल बॉडी है वो किन किन लोगों द्वारा रिप्रेजेंट होती है, जनरल बॉडी किन के द्वारा रिप्रेजेंट होती है। तो इसमें सारे एजुकेशन मिनिस्टर आ जाएंगे, अभी हमने पीछे पढ़ा था। फिर इसमें और UGC जो है उनके चेयरपर्सन, द सेक्रेटरी गवर्नमेंट इंडिया के सेक्रेटरी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, MHRD मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, 4 वाइस चांसलर ऑफ यूनिवर्सिटीज़, 1 फ्रॉम 1 रीजन, द चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें इंपॉर्टेंट और थोड़ा अलग सा क्या है वो बता देती हूँ। सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो के डायरेक्टर भी इसके अंदर आते हैं। फिर केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो कमिश्नर है वो इसके अंदर आएंगे, मिनिस्टर ऑफ लेबर। और इसमें जो एक इम्पोर्टेंट लाइन आएगी अब, इनके अलावा जो गवर्नमेंट है वो इसकी जनरल बॉडी में 6 लोगों को क्या कर सकती है, मनोनीत कर सकती है, नॉमिनेट कर सकती है 6 लोगों को। इनकी संख्या 6 से ज़्यादा नहीं हो सकती, और 6 लोगों में से 4 जो होंगे वो टीचर्स होंगे, 4 टीचर्स होना ज़रूरी है। NCERT की जनरल बॉडी है उसमें बहुत सारे सदस्य होंगे, इन सदस्यों में 6 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा नॉमिनेट होंगे, इन 6 में से 4 का टीचर होना आवश्यक है। NCERT के जो सेक्रेटरी हैं वो कन्वीनर का काम करते हैं, संयोजक का काम करते हैं। अब NCERT में 3 कमेटी हैं जिनके फंक्शंस हम आगे देखेंगे, आगे इसमें है, जो मेन कंट्रोलिंग कमेटी की हेल्प करती हैं। ठीक है, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर। द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी इज नॉन एज डायरेक्टर हु इज़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जो मेन कंट्रोलिंग कमेटी है उसके चेयरमैन को क्या बोला जाता है, डायरेक्टर बोला जाता है। अब रोल क्या है NCERT का, तो सबको पता है जो NCERT है वो ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, वो असिस्ट और एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को। उसके बाद क्वालिटेटिव चेंजेस लाती है स्कूल एजुकेशन में, और एक यूनिक ऑर्गेनाइजेशन है जो इस क्षेत्र में काम कर रही है। इसके बाद NCERT परफॉर्म मेजर फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शंस। अब जो एजुकेशन की रिसर्च है, एजुकेशनल रिसर्च है, या फिर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं उन सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसके डिफरेंट डिपार्टमेंट के किनके साथ मिलकर, डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर NIE और RIEs के साथ मिलकर CIT, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी, और कुछ ये इनके नाम है, इन सभी संस्थाओं के साथ मिलकर रिसर्च को और ट्रेनिंग को और मेथोडोलॉजी को इम्प्रूव करने में, टेक्स्ट बुक सिलेबस पॉलिसीज़ को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका NCERT निभाती है। इसके बाद ये प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड एकेडमिक गाइडेंस बहुत सारे कोर्सेज को करने के लिए, जिनमें एक PhD भी शामिल है। और जो PhD के स्कॉलर्स होते हैं उनको असिस्टेंस देती है, उनको फेलोशिप देती है, और मतलब प्रोत्साहन देती है, इनकरेज करती है कि वो स्कूल एजुकेशन पर क्या करें, वर्क करें, रिसर्च वर्क करें। द प्रोग्राम एडवाइजरी, यहाँ पे एक ये मेन लाइन्स है, द प्रोग्राम एडवाइजरी कमिटी इज प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी ऑफ NCERT। NCERT की प्रिंसिपल एडवाइजरी बॉडी का नाम क्या है, तो उसका नाम है PAC, प्रोग्राम एडवाइजरी कमेटी। इसके अंदर ये क्या करती है, जितने भी प्रपोजल्स होते हैं रिलेटेड टू रिसर्च, ट्रेनिंग, एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स जो रेफर्ड होते हैं द बोर्ड ऑफ देयर एडवाइस, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के द्वारा जो डेवलप की जाती हैं पॉलिसीज़, वो NCERT उसको बाद में क्या करती है, उसके ऊपर और रिसर्च करवाती है, उसको देखती है, कंसीडर करती है, उन सब चीज़ों को इनिशिएट करती है, गाइड्स और सुपरवाइज करते हैं रिसर्च को, प्रोजेक्ट्स को। हमने देख लिया। अभी हमने 3 सब कमिटीज़ के बारे में पढ़ा था जो मेन कंट्रोलिंग कमेटी की हेल्प करती है।
तो इन तीनों का क्या क्या काम है, क्या क्या करती हैं सब कमिटीज़, वो यहाँ पर गिवन है। सबसे पहली जो है ये डील करती है स्कीम्स जो भी अदर इंस्टीट्यूशन के द्वारा भेजी जाती हैं एनसीईआरटी को, रिसर्च स्कीम्स उनके साथ डील करती है। सेकंड, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेट करती है एजुकेशनल स्टडीज़ को, रिसर्च को किसके साथ मिलकर, NIE के साथ। और फिर थर्ड है जो डीलिंग करती है फील्ड सर्विसेज को, इसके बारे में आगे और गिवन है, उसमें देखेंगे। अब यहाँ पर कुछ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दिए गए हैं एनसीईआरटी क्यों स्थापित हुई इस चीज़ के, तो ये बहुत इजी है, ये हम एक बार देख लेंगे। सबसे पहले नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट करने के लिए, UEE के लिए वोकेशनल एजुकेशन को बढ़ावा देती है, एजुकेशन ऑफ ग्रुप्स विद स्पेशल नीड्स, अर्ली चाइल्डहुड, वोकेशनल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके बाद बुक्स, सिलेबस, सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल, इन सब के लिए काम करती है। टीचिंग मटेरियल के लिए, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, और टैलेंट को नर्चर करती है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग देती है, इम्प्रूव इन टीचर एजुकेशन, इम्प्रूवमेंट करती है टीचर एजुकेशन में, और इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इनको वन बाय वन देखेंगे। फंक्शन ऑफ एनसीईआरटी। रिसर्च इंडिपेंडेंटली इन कोलैबोरेशन विद अदर इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंटली भी रिसर्च करती है और अदर इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर भी रिसर्च करती है। किसके क्षेत्र में, स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में, ठीक है। उसके बाद ट्रेनिंग प्री सर्विस भी देती है, इन सर्विस भी देती है डिफरेंट लेवल्स पर, चाहे वो प्राइमरी हो, एलिमेंट्री हो, स्कूल सेकेंडरी हो, या फिर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के या फिर वोकेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में, इन सभी की चीज़ों में क्या करते हैं, ट्रेनिंग देती है। इसके बाद है डेवलपमेंट। क्या डेवलप करती है, तो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, करिकुलम को, सिलेबस को, इन सभी चीज़ों को डेवलप करती है नीड्स को देख के सोसाइटी की, और प्रोसीजर, टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या होंगी, इन सभी चीज़ों को डेवलप करती है। प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाती है, ठीक है। ओरिएंटेशन करती है। ओरिएंटेशन किस चीज़ के लिए, जो भी नई आइडियोलॉजीज़ आ रही हैं, इंफॉर्मेशंस आ रही हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, एजुकेशनल थॉट्स आ रही हैं, एजुकेशनल थ्योरीज़ आ रही हैं जो नई हैं, उनको परिचित कराती है सभी टीचर्स से, ठीक है। ओरिएंटेशन करती है टीचर का उनके लिए। स्टडीज़, इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे, ये हमें पता है। डिसेमिनेट करती है, प्रचार प्रसार करती है, किसका, रिसर्च का, एजुकेशनल टेक्निक्स का, मेथड्स का, वही सेमिनार और ट्रेनिंग्स के थ्रू ही करेगी। एडवाइस करती है स्टेट गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को। पॉलिसी इंप्लीमेंट करती है, गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी लेकर आती है उसको इम्प्लीमेंट करवाती है। फिर डिफरेंट फील्ड्स में काम करते हैं, करिकुलम, एग्जामिनेशन, वैल्यू एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, अलग अलग लेवल्स पर। ये इंटरनेशनल रोल भी प्ले करती है। ये इंटरनेशनल एजेंसीज़ के साथ मिलकर क्या करती है, जैसे वो यूनेस्को हो गया, यूनिसेफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और डिफरेंट प्रोजेक्ट में इन सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करती है। तो यहाँ पर एनसीईआरटी खत्म।